हेलो एवरीवन, मैं राजवीर सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, आप सभी का स्वागत करता हूं द हाइब्रिड केमिस्ट्री चैनल पर। तो आज की जो ये वीडियो हमारी रहेगी बेसिकली एचपीएससी पीजीटी केमिस्ट्री का जो इंटरव्यू फरवरी 2025 में होना है, उसमें उसकी प्रिपरेशन की ही कड़ी के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ओवरव्यू पर रहेगी कि अगर हमसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पूछा जाता है कुछ, तो वो किस तरीके से प्रोग्रेस करेगा। तो मैंने इस वीडियो के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बाइफरकेट करने की कोशिश करी है अलग अलग वे के अंदर, कि अगर आपसे वो शुरुआत करे थे किसी एक टॉपिक में, मान लो इनमें से अगर आपका एक या दो टॉपिक स्ट्रॉन्ग होते हैं तो आप उनको उन्हीं के अंदर रख सकते हो, उससे बाहर जाने नहीं दोगे आप। तो ये आपका लक है कि वो शुरुआत करते हैं तो वो शुरुआत किस मतलब पोर्शन से करते हैं, ठीक है। तो आप उसी पोर्शन में उसको घुमा सकते हो, या फिर अगर आपने पूरे सिलेबस का ओवरव्यू लिया ही है तो अगर ये टॉपिक्स आपने कवर कर लिए हैं तो इसका मतलब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं नहीं अटकोगे। तो इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम बाइफरकेशन के अंदर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, यानी कि जीओसी की। तो पहला पोर्शन आपका जीओसी का रहने वाला है कि जीओसी के अंदर बेसिकली आपको क्या आना चाहिए, जितने भी इफेक्ट्स हमारे दिए हुए ना, जैसे कि इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, हाइपर कॉन्जुगेशन हो गई, एरोमेटिक होगी, एरोमेटिसिटी होगी, यानी कि आपसे क्वेश्चंस कैसे पूछे, जैसे जो इफेक्ट्स अपने मेंशन होते हैं 11th क्लास के अंदर, उन इफेक्ट को ना अच्छे से आपको हो सकता है कि वो आपको कह दे कि बताओ भाई इंडक्टिव इफेक्ट को समझाओ। आप बच्चों को कैसे समझाओगे? तो आपको जो अपना लेवल रखना है ना, इस तरीके से भी वो समझाना इस तरीके से है कि अगर किसी को केमिस्ट्री नहीं भी आती हो ना, तब भी उसके ऐसा फील हो जाए कि हाँ भाई मेरे को कुछ तो समझ में आया, कुछ इसने बात कही है, कोई इंटेलेक्चुअल बंदा बैठा है तो ठीक है। तो उस तरीके से आपको पढ़ाना है इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में कि भाई इंडक्टिव इफेक्ट है क्या चीज, लगता कैसे है ये, फिर इसके कॉन्सिक्वेंस क्या हैं, अगर लगता है तो इसे क्या होगा। इसी तरीके से हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन का दूसरा नाम नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों कहते हैं इसको। इसी तरीके से रेजोनेंस क्या होती है, क्या जरूरत पड़ती है, रेजोनेंस है क्या एक्चुअल में, एरोमेटिसिटी का कंसेप्ट क्या है। तो इनमें से आपसे वो पूछ सकता है, जैसे शुरुआत करवाए आपसे, मान लो ऑर्गेनिक में से कुछ भी आपको शुरू करने के लिए, पढ़ाने के लिए भी बोल सकता है। इवन इनके ऊपर वो क्वेश्चंस भी दे सकता है आपको, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर लगाओ भाई, हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पर स्टेबिलिटी का ऑर्डर, रेजोनेंस के बेसिस पर ऑर्डर, ठीक है। ये सब चीजें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, इनसे कोई भी क्वेश्चंस पूछा जाए आपसे हो जाना चाहिए, ठीक है। तो हम मानते हैं कि इस पोर्शन को लगभग सभी ने किया ही होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सेकंड आगे बढ़ते हैं आप इंटरमीडिएट। आप सभी को पता है टोटल 6 इंटरमीडिएट हैं अपने सिलेबस के अंदर। एक होता है कार्बोकटाइन, कार्ब अनायन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन एंड बेंजाइन। तो आपको ना इन 6 के 6 की स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, ठीक है। स्ट्रक्चर पता होने के बाद अगर कोई नेम रिएक्शन ऐसी है जिनमें ये वाले इंटरमीडिएट बन सके, वो नेम रिएक्शन आपको आनी चाहिए, क्योंकि आगे मैंने नेम रिएक्शन भी लिखा, इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस वही हैं जिनके अंदर ये बन रहे होंगे, ठीक है। अगली बात, इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर इनके ऊपर, अब इससे ऊपर वाला जो कंसेप्ट है ना इंडक्टिव हाइपर कॉन्जुगेशन, उन्हीं से इनकी स्टेबिलिटी के एक्सप्लेनेशन के ऑर्डर लगेंगे, वो आपसे आना चाहिए। अब जैसे कार्बीन है, एक सिंगलेट कार्बीन होती है, एक ट्रिपलेट कार्बीन होती है, दोनों में अंतर, दोनों की स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है, और दोनों की स्टेबिलिटी है ना अलग अलग तरीके से देखिए, कभी ट्रिपलेट स्टेबल होती है, कभी सिंगलेट स्टेबल होती है, कब कौन सी स्टेबल होती है, ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए अच्छे से, ठीक है। इसी तरीके से नाइट्रीन का भी, बेंजाइन का भी, और कार्बोकटाइन और फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी ऑर्डर में अंतर क्यों आता है, ठीक है। ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है इन सब की, जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट, मतलब पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए हर एक टॉपिक के ऊपर आपकी, एकदम ऐसा लगना चाहिए कि बंदे को पूरा क्लियर है, इसके अंदर कोई डाउट वाली बात ही नहीं उठनी चाहिए, ठीक है। इंटरमीडिएट का टॉपिक होता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म भी अपने पास ये 5 मैकेनिज्म है, जैसे कि SN1 यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट ऑर्डर, SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सेकंड ऑर्डर, और E1 एलिमिनेशन, E2 एलिमिनेशन और E1 CB।
ये पांचों आपके ये काम कैसे करते हैं। जैसे SN1 का मीनिंग क्या है कि भाई इसके अंदर कार्बोकटायन बनता है, ठीक है, 2 स्टेप होती है, कौन सा सोलवेंट इसके अंदर यूज होता है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको अच्छे से एकदम क्लियर पता होनी चाहिए। SN2 के अंदर कौन सा, जैसे पोलर प्रोटिक, पोलर एप्रोटिक, ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। E1 कब लगता है, E12, E2 कब लगता है, E1 CB का मीनिंग क्या है, आपको ये चीजें आपके माइंड के अंदर एकदम जैसे बोले ना क्लियर आंसर आना चाहिए, इसके ऊपर कोई कंफ्यूजन की बात नहीं उठनी चाहिए। तो ये एक अलग पोर्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो मुझे लगता है इसके ऊपर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एक और केमिस्ट्री, स्टीरियो केमिस्ट्री। तो स्टीरियो केमिस्ट्री हमारी ज्यादा नहीं आती है अपनी 11th-12th लेवल पे ऊपर, बस आपको कायरलिटी का कंसेप्ट आना चाहिए कि कायरल कार्बन R और S नोमेनक्लेचर, ये चीजें पता होनी चाहिए। इसमें मैंने एक आईपैक नोमेनक्लेचर इंक्लूड नहीं किया, वो भी पूछा जा सकता है, बट नॉर्मल है वो सबको आता ही होगा। कंसेप्ट ऑफ कायरलिटी आना चाहिए, यानी कि R और S का नोमेनक्लेचर आना चाहिए, RSEZ ये नोमेनक्लेचर आपको आने चाहिए अच्छे से। उसके बाद आइसोमेरिज्म के अंदर जैसे प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रोजेक्शन, वो ब्यूटेन की कॉन्फर्मेशन वाला, और आपका जो साइक्लोहेक्सेन की कन्फर्मेशन, चेयर फॉर्म, बोट फॉर्म, ये सब चीजें आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। तो स्टीरियो केमिस्ट्री में ये 2 टॉपिक है, आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। मैं पूरी ऑर्गेनिक कवर कर रहा हूं, ऐसे नहीं है कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, कवर करते हुए उसके अंदर हाईलाइट क्या करना है वो चीजें आपके सामने मैं रख रहा हूं। तो ये टॉपिक आपका क्लियर होना चाहिए स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर, यानी कायरलिटी क्या है, और आइसोमेरिज्म जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और अगर हम बात करें तो इसके अंदर एक कीटो इनोल प्रोटोमेरिज्म का कंसेप्ट भी आ जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो नेम रिएक्शन। अब नेम रिएक्शन कौन सी करनी है, अब नेम रिएक्शन तो बहुत सारी है, कुछ फेमस नेम रिएक्शन जो 11, जैसे कि एक एल्डोल कंडेंसेशन बहुत फेमस है। एल्डोल पढ़ोगे तो कैनिजारो भी पढ़नी पड़ेगी आपको, क्योंकि सिमिलर है। इसी तरीके से वो 3-4 नेम रिएक्शन है, लोजन, कर्टियस, होपमैन, ये वाली जो एक ही पैटर्न पे चलती है सारी, ये नेम रिएक्शंस आपको एक साथ आनी चाहिए, ठीक है। और नेम रिएक्शन जो रीअरेंजमेंट के ऊपर बेस्ड नेम रिएक्शंस हैं, मान लो जिनके अंदर ये हमारे इंटरमीडिएट बन रहे हैं ना, वो इंटरमीडिएट वाली नेम रिएक्शंस आपके पास होनी चाहिए, याद होनी चाहिए दिमाग से। एल्डोल, कैनिजारो, और ये चीज तो आपको आनी ही चाहिए, मतलब ज्यादा पढ़ने की नहीं, कम से कम 8-10 नेम रिएक्शन है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट नेम रिएक्शन में से एक आती है, उनके बारे में बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। हालांकि आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि नेम रिएक्शन बताओ, याद नहीं है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, किसको याद रहती है नेम रिएक्शन, ठीक है, बट आपको एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो ऑर्गेनिक में सेट होता है कि जितने फंक्शनल ग्रुप दिए हुए हैं ना, इन फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। अल्कोहल फिनोल में कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल के अंदर डिफरेंशिएट करते हैं, एमीन्स में कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, हिंसबर्ग टेस्ट हो गया, ये टेस्ट आपको पता हो जाए, 2,4-DNP टेस्ट हो गया, ठीक है। ये जो फेमस टेस्ट है, लुकास टेस्ट हो गया, ये टेस्ट आपको आने चाहिए अच्छे से। ये मैंने प्रैक्टिकल्स वाले में भी बात करी थी, तो ये ऑर्गेनिक का ही पोर्शन है, ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए दिमाग में। मतलब आपको बोल दे, वो जनरल क्वेश्चन दे दिया कि हाँ भाई एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर बताओ कैसे डिफरेंशिएट करोगे, तो आपको टेस्ट याद होगा तो आप फटाफट उसी टाइम आंसर कर दोगे उसको, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे है पॉलीमर। अब कुछ लोग पॉलीमर भी करके जाएंगे ऑर्गेनिक के अंदर। पॉलीमर के अंदर जो मुझे लगता है मेन है जिगलर नेटा कैटलिस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट है, और एक बायोडिग्रेडेबल जो PHEV ऐसे करके बना हुआ होगा वो लास्ट में। एक जिगलर नाटा कैटलिस्ट है ना, इसका मैकेनिज्म क्या है वो अच्छे से जरूर पढ़ के जाएं। हो सकता है आपसे पॉलीमर बोलो और वो जिगलर नाटा आपसे करवाए, जिगलर नाटा करवाएगा तो उसका पूरा मैकेनिज्म आपको आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ग्रेजुएशन बेस्ड भी है जिगलर नाटा, तो इसको अच्छे से, इसकी क्या एप्लीकेशन, कैसे बना, क्या स्ट्रक्चर है, सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए पॉलीमर के अंदर। एक पॉलीमर के अंदर एक PDI नाम से होता है, पॉली डाइवर्सिटी इंडेक्स ऐसे करके होता है, वो क्या, उसका कंसेप्ट क्या है, कैसे निकलता है, उससे क्या पता चलता है, ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। उसके और पॉली 2 टाइप के भाई, हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी पॉलीमर, शायद ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो मेन जो मैंने हाईलाइट किया जिगलर नाटा तो आपको करना ही करना है अगर आप पॉलीमर के अंदर, चाहे आप पॉलीमर आप टॉपिक बताओ चाहे ना बताओ, पर जिगलर नाटा जरूर पढ़ के जाना आप। उसके बाद है बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स के अंदर बहुत बड़ा टॉपिक है, बट बायोमोलिक्यूल्स के अंदर मेनली ना आपको जैसे कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज और फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर्स पता होनी चाहिए। ग्लूकोज की स्ट्रक्चर क्या होती है, हावर्थ प्रोजेक्शन इसका कैसे लिखते हैं,
बस इतना ही कर लोगे तो काफी है मेरे हिसाब से ग्लूकोज के अंदर। दूसरी बात, आपको अमीनो एसिड्स, इनकी स्ट्रक्चर अलग अलग, जैसे एरोमेटिक अमीनो एसिड, एलिफेटिक अमीनो एसिड, इस बेस के अंदर 22 होते हैं, जितने भी अमीनो एसिड होते हैं सबकी स्ट्रक्चर्स आपको अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, इसमें अंदर एक ज्विटरायन फॉर्मेशन होती है उसके, डीएनए और आरएनए क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पता हो तब भी चल जाएगा बायोमोलिक्यूल के अंदर। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनिक के अंदर कवर करने वाली चीजें थी वो मैंने आपके सामने रखी हैं। ठीक है, इसी तरीके से कहता मेनली तो मैंने शुरू में कह दिया, अगर आप ये चीज आप स्ट्रॉन्ग कर लोगे ना, जीओसी वाला, इंटरमीडिएट और एक मैकेनिज्म और स्टीरियो, इससे आगे तो वो बढ़ेगा ही नहीं अगर ये चारों चीजें आपकी स्ट्रॉन्ग है। इसी में रोक लोगे आप, एक जीओसी में भी उसको पूरा इंटरव्यू आप जीओसी इसके अंदर निकाल सकते हो 500 इफेक्ट्स के अंदर, अगर आप हर चीज का क्लैरिटी के साथ आंसर करोगे तो उसको आगे नहीं बढ़ने दोगे। ठीक है, तो इसलिए अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना है और ऑर्गेनिक को इस तरीके से तैयारी करनी है। ठीक है, अगर फिर भी किसी को डाउट लगता है कि हमें इस टॉपिक को किस तरीके से समझाना चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, हमें पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, और मैंने टाइम भी बताया था कि इस टाइम अगर किसी को सुटेबल हो तो कॉल पर भी बात कर सकते हैं टेलीग्राम के थ्रू ही। ठीक है, तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसी की कड़ी के अंदर हम अगली जो वीडियो लेके आएंगे वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेस्ड होगी, फिर फिजिकल के ऊपर कोशिश करेंगे जितना टाइम मिल सकता है। और हाँ, अगर एक ये कोशिश भी है, इसके ऊपर भी मैं लगा हूँ कि मॉक इंटरव्यू के ऊपर अगर मैं कर पाया तो मैं जरूर करूंगा मॉक इंटरव्यू वाला, क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं मॉक के लिए, बट अभी मैं बिजी शेड्यूल की वजह से उस पर नहीं काम कर पा रहा, पर मुझे टाइम मिला तो मैं इंटरव्यू से एक यानी कि फरवरी के फर्स्ट वीक में मैं जरूर कोशिश करूंगा उसके बारे में। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।